हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। चलिए आइए फिर से आप सभी को इंजीनियर हरेंद्र क्लासेज में स्वागत करते हैं। आज का सेशन का हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन देखिए कितना शानदार है, और देख रहे हैं कि वैकेंसी भी एएलपी का भी आ गया है, टेक्नीशियन का भी है, इसमें आरपीएफ का है। तो हम लोग इन सब के नज़र में रखते हुए क्वेश्चन को लाए हैं और सेशन को चला रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जितने भी हम लोग सेशन अभी ला रहे हैं आप लोग को पसंद आएगा, अच्छा लगेगा। तो आइए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि सबसे पहले सेशन जो है आपके पास पहुंचे। तो आइए आज के सेशन का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि दो अभाज्य संख्याएं, ये देखिए रेलवे का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है वो एएलपी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। एएलपी हो गया, आरपीएफ हो गया, टेक्नीशियन हो गया, एनटीपीसी हो गया, जितना भी सब क्वेश्चन है हम लोग गिदर कर देखिए कितना इस क्वेश्चन में मतलब दमदार क्वेश्चन है। कह रहा है कि दो अभाज्य संख्याओं x और y, जो कि इसमें x है y से बड़ा है, का लघुत्तम समवर्तक यानी एलसीएम जो है 667 है यानी 667 है। तो 5y - 3x का मान बताएं। ताइए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। जब आप इस वीडियो को देखिएगा, सेशन को देखिएगा, तो आप सबसे पहले सेशन को रोक दीजिएगा। रोक कर आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और देखिएगा कितना समय के अंदर में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तब आप इस सेशन को मतलब आगे देखिएगा कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं और कहाँ सही कर रहे हैं। तो आइए हम लोग देख रहे हैं कि दो अभाज्य संख्याएं x और y है और उनका लघुत्तम समवर्तक 600 कितना है, 667 है। तो मान लीजिए जो वो संख्या क्या है, x और y है, और इसका लघुत्तम समवर्तक 667 है। अभाज्य संख्याएं कह रहा है। अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं जो खुद और एक के अलावा किसी अन्य से नहीं कटती है। जैसे मान लीजिए 13 एक क्या है, अभाज्य संख्या है। 13 जो होगी हमेशा 1 और 13 से कटेगी, यानी खुद और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से वो विभाजित नहीं होगी। 13 हो गया। अब यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए हम 17 ले लिए, 17 क्या होगा, 1 और 17 से ही कटेगा। तो उसी प्रकार का ये कह रहा है कि दो अभाज्य संख्या है जो x और y है, हमारा जो x और y है अभाज्य संख्या है। वो तो कौन सी ऐसी जो दो अभाज्य संख्याएं हैं जिनका गुणनफल जो है 667 हुआ है। तो हम 667 में भाग देंगे। जब भाग देंगे तो उनका फैक्टर निकालेंगे। तो हम देख रहे हैं कि 1 से स्टार्ट करना, भाग देंगे तो 1 से नहीं जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, 3 4 5 6 से भी नहीं जाएगा, मतलब इससे तो कटवे नहीं करेगा। 13 से भी नहीं जाएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं 29 19 हाँ। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 29 कितना का गुणनफल है, 29 और 23 का गुणनफल है। 23 भी अपने आप में एक अभाज्य संख्या है और 29 भी अपने आप में एक अभाज्य संख्या है। और ये दोनों का हम गुणनफल करते हैं तो कितना आ रहा है हमारा, 667 आएगा। ठीक, तो x और y हो गया। लेकिन क्या करें, कंडीशन क्या दिया है कि जो x है y से बड़ा है, तो जो 29 है वो y से बड़ा होगा। तो यहाँ पर x का वैल्यू 29 हो जाएगा और y का वैल्यू 23 हो जाएगा। ठीक, तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि 5y - 3x। तो 5y, y का मान कितना है, 23 है। तो हम 5 × 23 कर लेंगे, माइनस में 3, और x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू 29 है। तो यहाँ गुना करेंगे, 23 बचे 15 से 115, माइनस में 29 तिया 87 होता है। तो यहाँ पर देखेंगे 87 में हम 3 लेंगे, 90 10 100, यानी 13 हम देंगे तो 100 हो जाएगा। 13 और 15 कितना होगा, यानी 28 है। तो हमारा 28 जो है यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो मेरा 28 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ हमारा डी जो है राइट आंसर है। फिर से एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पर कह रहा है कि दो अभाज्य संख्याएं x और y का लघुत्तम समवर्तक है जो 667 दिया हुआ है। तो इतना का हमें मान बताना है। ठीक, x और y जो है हमारा अभाज्य संख्या है, जिसको हम फैक्टर किए हैं तो 29 और 23 आया। 29 और 23 आया, तो इसमें 29 जो है वो 23 से बड़ा है। तो जब 23 से बड़ा है तो x जो होगा यहाँ पर y से बड़ा होगा। तो x का वैल्यू 29 हो जाएगा और y का वैल्यू 23 हो जाएगा। हम x और y का मान रख दें यहाँ पर, और जो मेरा आंसर कितना हो गया, 28। उम्मीद करते हैं आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए आइए हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। और अगला सवाल कह रहा है, देखिए ये जो सवाल है ये एएलपी का पूछा हुआ है, रेलवे का पूछा हुआ है। तो आप इस सवाल को देखिए, सवाल क्या कर रहा है। आप तो पढ़ते ही आपको समझ में आ गया होगा कि सवाल कितना मतलब हेवी है, लेकिन इसमें देखना भी है कि क्या कर रहा है, ये अनुमानित की बात कर रहा है। तो आइए हम लोग इस सवाल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सवाल कह रहा है कि 599.99 का 79.989%।
प्लस 400.009 का 32.99% माइनस में 149.98 का 48.062% का मान बताए। यहाँ पर क्या मान क्या बताना है, अनुमानित मानना है, यानी जो ये मान दिया है उसको अनुमानित में हमें मान कर लिखना है। तो आइए हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 599 का अनुमानित क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पर 600 लिख सकते हैं, इसको कोई डाउट नहीं है। गुना 79 का अनुमानित हम क्या लिख सकते हैं, 80 लिख सकते हैं। यहाँ पर परसेंट में दिया तो परसेंटेज को लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। 400, क्योंकि देखिए 400.009 है, यानी जो है एक से बहुत अभी कम है, इसलिए हम इसको 401 नहीं लिखेंगे, 400 लिखेंगे। तो 400 का गुना 32.99%, यानी 99% मतलब क्या है, ये 33 के जो है नज़दीक है, इसको हम 33 लिखेंगे, 33%, ठीक। माइनस 149.98 है, यानी ये एक के सबसे नज़दीक है, इसमें और हम 2 देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी 149 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 150 का 48.062% है, तो हम इसको कितना मानेंगे, 48% मानेंगे, ठीक। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए परसेंटेज से अब यहाँ पर बाटा, आप परसेंटेज को हटाकर बाटा 100 मत लिखिए, क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी परसेंटेज हटता है तो अपने साथ 2 जीरो को एकदम कैंसिल कर देता है। जब यहाँ पर परसेंटेज है तो परसेंटेज हटेगा तो 2 जीरो कटेगा, यहाँ पर ही परसेंटेज हटेगा 2 जीरो कटेगा, ठीक। तो कितना आ जाएगा, 8 5 8 6 48, प्लस में यहाँ 2 जीरो कट गया, 3 चौक 12 1 13, 132, माइनस में परसेंटेज हटेगा तो 2 जीरो नीचे आएगा, तो 2 जीरो जब नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा, ये 50 दूनी और 50 तिहाई, यानी 2 से कटा दिया हम 48, यानी 24 तिया 72 हो गया। तो आइए यहाँ पर देखते हैं, 480 प्लस 132 में से 72 जाएगा, यानी 0, 7 में 13 में से 7 गया, यानी 60 है, यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 480 60 540, जो कि ऑप्शन नंबर डी, जो कि ऑप्शन नंबर जो ऑप्शन नंबर जो ए है हमारा, ए है 540 सही आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि किसी मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज जो है, किसी मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो साधारण ब्याज के बराबर होता है, तो समय का मान कितना होगा। यानी ये कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि कब, किस टाइम पर, कितने वर्ष में जो चक्रवृद्धि ब्याज और जो साधारण ब्याज है हमारा बराबर होता है, कितने वर्ष पर। हमारे कहने का मतलब है कि ये पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा वर्ष होगा, मान लीजिए 2 बरस, 3 बरस, 4 बरस, 5 बरस, जो साधारण ब्याज जो एसआई है वो सीआई के बराबर होता है। तो वर्ष एक ही है, वो कौन सा वर्ष है, वर्ष एक ही है। एक बरस का साधारण ब्याज जो है वो बराबर होता है कितना, 1 बरस का चक्रवृद्धि ब्याज का। 1 वर्ष का साधारण ब्याज जो है 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज के बराबर है। जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं कि अगर बोल दिया जाए कि आपको 100 रुपये का 10% पर 1 बरस का एसआई निकाले, तब क्या निकालिएगा, 100 गुना 10%, यानी 10 रुपया। लेकिन यही बात ऐसा बोल दे कि 100 रुपये का जो 100 रुपया है, 100 रुपये का 10% पर लेकर 1 वर्ष का एसआई नहीं है, सीआई बताइए। तो सीआई क्या बताइएगा, वही मान होगा 100 का 10%, यानी 10 रुपया। देखिए यहाँ पर भी 10 रुपया और यहाँ पर भी 10 रुपया, यानी 1 साल में जो एसआई और सीआई होता है बराबर होता है। लेकिन यहीं पर आप देखिए, अगर 1 बरस ना बोलकर 2 बरस बोल दे, तब क्या कीजिएगा, देखिए एसआई बराबर कितना, 2 बरस का 10% है, 1 बरस का, तो 2 बरस का 20% हो जाएगा, 20%, यानी कितना हो गया, 20 रुपया हो गया। लेकिन यहीं हम सीआई देखेंगे तो सीआई कितना होता है, सीआई अपने आप में जो होता है ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। तो 10% का अगर हम सक्सेसिव देखेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 21% हो जाएगा। जबकि यहाँ पर देखिए
21% हो जाएगा। तो 100 का अगर हम 21% निकालेंगे कितना हो गया, 21 रुपये। आप यहाँ देख सकते हैं कि 2 बरस में जो है एसआई और सीआई में अंतर आ गया 1 रुपये का। तो वो एक ही बरस है जो सीआई और एसआई जो है अपने आप में क्या होता है, बराबर होता है। तो मेरा ऑप्शन जो है डी जो ऑप्शन है आंसर इसका हो जाएगा, 1 बरस आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद करते हैं कि जो मैथ का एक्सप्लेनेशन है इसका समझ में आ गया होगा। तो आइए हम लोग देखिए, ये रेलवे का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए कितने शानदार क्वेश्चन है। सिर्फ यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट अगर मालूम रहेगा, सिर्फ ये 5 सेकंड का क्वेश्चन है। अगर आपको कॉन्सेप्ट मालूम है तो ये 5 सेकंड से आगे नहीं बढ़ना चाहिए, नहीं आगे जाना चाहिए। और यही बोल देता कि 2 बरस का अंतर मतलब निकालिए सीआई और एसआई का, तो यहाँ पर वो चक्रवृद्धि ब्याज भी देता, परसेंटेज भी देता, परसेंट कितना हो गया और मूलधन भी देता, तब जाके यहाँ पर निकलता। तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल कह रहा है कि 50 और 100 के बीच स्थित सभी प्राकृत संख्याओं का औसत बताएं। तो 50 और 100 के बीच जितने भी प्राकृत संख्याएं हैं उसका औसत क्या होगा। तो आप जानते हैं, वो पूछ रहा है यहाँ पर कि 50, 51, 52 डॉट 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 कितना 99, 100। ठीक, तब 50 से लेकर 100 के बीच, तो यहाँ पर अंतर देखिए कितना आ रहा है, 1 का। यहाँ पर भी अंतर 1 का है। जब संख्याओं के बीच का जो अंतर है अगर बराबर आता है तो हम क्या करते हैं कि फर्स्ट संख्या और लास्ट संख्या को जोड़कर 2 से भाग देते हैं। जब 2 से हम भाग देंगे तो हमारा औसत जो है निकल जाएगा। तो यहाँ पर औसत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, औसत बराबर प्रथम संख्या प्लस में अंतिम संख्या और बाटा में 2। ठीक, तो कितना हो जाएगा प्रथम संख्या 50 प्लस में 100 और बाटा में 2, यानी कितना हो जाएगा 150 बाटा में 75। हमारा जो 75 है आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा 75 आंसर हो जाएगा। आइए एक बार इसको और बेहतरीन से समझते हैं। कह रहा है कि 50 और 100 के बीच स्थित सभी प्राकृत संख्याओं का औसत बताएं। देखिए तो 50 ले लेकर 100 तक हम लिख दें, और इन संख्याओं के बीच का अंतर कितना का है, 1 का है। जो आगे भी जो संख्याएं आएंगी ना उनके बीच में अंतर 1 ही होगा, सेम होगा। जब डिफरेंट सेम होगा तो ऐसे सवालों को क्या कहते हैं कि फर्स्ट संख्या और लास्ट संख्या को जोड़कर हम 2 से भाग दे देते हैं। जब 2 से भाग देते हैं तो हमारा आंसर कितना आ गया 75। अगर यही बोल रहे हैं कि इन संख्याओं का सम कितना होगा, तो हमारा जो औसत जो संख्या होगा उससे हम गुना कर देंगे तो हमारा क्या होगा, संख्या का योग निकल लेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर मान लीजिए 20 लोग हैं और 20 लोग में सभी का जो औसत है 10 है, तो हमारा टोटल सम कितना हो जाएगा। मान लीजिए 20 लोग हैं और सभी के पास 10 रुपया है, तो हम क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो गुना करते हैं तो मतलब क्या 200 रुपये हमारा अमाउंट आ जाएगा, टोटल अमाउंट। और संख्या है 20 और प्रत्येक के पास 10 रुपया है, तो उसी प्रकार कर रहा है कि प्रत्येक जो है एवरेज हमारा कितना है 75 है, और संख्या कितना है, तो संख्या यहाँ से हमारा जो निकालेंगे 50 होगा, तो हम उससे गुना करेंगे। तो गुना करने के बाद जो हमारा टोटल सम निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर सम नहीं, एवरेज पूछा है, तो फर्स्ट संख्या और लास्ट संख्या को हम जोड़ देंगे और भागा 2 कर देंगे, तो हमारा एवरेज यहाँ पर 75 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे अगले क्वेश्चन की ओर हम देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि ABCD एक आवर्ती चतुर्भुज है और AB जो है वृत्त का व्यास है। अगर ADC बराबर 140 डिग्री है तो BAC का मान बताएं। सबसे पहले तो इसमें हम एक वृत्त बनाएंगे। ठीक, वृत्त हम सबसे पहले यहाँ पर बनाएंगे, थोड़ा सा वृत्त अच्छा से बनाएंगे। ठीक, वृत्त बना लिया। कह रहा है कि AB जो है हमारा क्या है, व्यास है। व्यास जो होता है वृत्त के एकदम बीचों बीच से जाता है। AB जो है वृत्त का व्यास है और ABCD क्या है, चतुर्भुज है। तो यहाँ से हम खींच लिए इसको, यहाँ इसको ABC और D, ABCD हमारा एक चतुर्भुज बन गया। ठीक, और कह रहा है कि अगर कोण ADC बराबर 140 डिग्री, कोण ADC जो है कितना है 140 डिग्री है,
तो कोण बी ए सी का मान बताए, बी ए सी का मान बताए, कौन सा कोण, इस कोण का मान पूछ रहा है, तो बी ए सी का मान बताए। तो हम देखेंगे कि जो ए बी सी डी है, ए बी सी डी किसी भी वृत्त में अगर हम चतुर्भुज बनाते हैं और जो चतुर्भुज है वृत्त के चारों, जो चतुर्भुज का शीर्ष है, कोना है, वृत्त के वृत्त से टच करना चाहिए। जब वृत्त से टच करेगा तो ये जो आमने सामने का कोण होता है वो दोनों कोणों का जो कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए कोण डी और कोण बी वृत्त पर है, एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने का जो कोण है वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर मेरा कोण डी प्लस कोण बी का वैल्यू 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर कोण बी बराबर मेरा कितना हो जाएगा, डी का वैल्यू कितना दिया 140, तो 180 में से 140 जाएगा, यानी मेरा कितना हो जाएगा 40 डिग्री कोण बी। जब कोण बी का मान कितना हो गया 140 और कोण ए का मान पूछ रहा है, बी ए सी का मान पूछ रहा है, तो आप जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वृत्त के व्यास द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। कहीं पर भी बनाए, आप यहाँ पर भी बना सकता है, ये 90 डिग्री का होगा, आप यहाँ पर भी बना सकता है 90 डिग्री का होगा। देखिए तो वृत्त का जो व्यास है ए बी वो परिधि पर कोण बना रहा है, जो कि यहाँ पर हमारा सी पर टच कर रहा है, तो ये कोण हमारा कितना होगा 90 डिग्री का होगा, समकोण होगा, 90 होगा। जब किसी त्रिभुज को दो कोण मालूम हो गया तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो यहाँ हमारा हो जाएगा कितना, कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण बी ए सी बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। तो कोण बी ए सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 180 में से बी और सी का मान कितना दिया है 40 है और 90 130, तो 130 इधर हम घटा देंगे, यानी हमारा 50 डिग्री जो है आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा। चलिए आइए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला सवाल कह रहा है, अगर एक्स और वाई धनात्मक न्यून कोण है, पॉजिटिव न्यून कोण है, न्यून कोण किसको कहते हैं, जो 90 डिग्री से स्मॉलेस्ट होता है, छोटा होता है, तो न्यून कोण है, जैसे कि यह साइन ब्रैकेट 4x माइनस वाई बराबर 1 और कॉस ब्रैकेट 2x प्लस वाई बराबर 1/2 है, तो कॉट x प्लस 2y का मान कितना होगा। तो यहाँ से हम सबसे पहले समीकरण निकालेंगे और समीकरण निकालने के बाद वहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, मान रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर दिया है, देखिए कि साइन जो है 4x माइनस में 1 बराबर 1 दिया है, तो साइन जो हमारा 1 दिया है, तो साइन कितना में 1 होता है, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। जब साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर साइन 4x माइनस में वाई बराबर एक की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एक की जगह हम साइन 90 डिग्री लिख सकते हैं, जो कि मेरा साइन से साइन कट जाएगा और क्या बच जाएगा 4x माइनस में y बराबर 90 डिग्री। यहाँ पर ये समीकरण सिर्फ आपको समझाने के लिए हम बना रहे हैं, अगर हमको बनाना होता है तो हम डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पर। इसी प्रकार से हम यहाँ देखेंगे 1/2, तो cos 2x प्लस वाई बराबर cos कितना का मान 1/2 होता है, अब बताइए। तो cos 60 का जो मान होता है, यानी cos साइन जो है एक दूसरे का उल्टा होता है, और साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो cos 60 का मान 1/2 होगा। ठीक, तो cos 60 का जब मान 1/2 होगा तो cos से cos यहाँ कट जाएगा, तो 2x प्लस में y मेरा कितना हो गया 60। ये समीकरण सेकंड हो गया। अब यहाँ से हम x और y का मान निकालेंगे और यहाँ पर पुट कर मेरा आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे, और समीकरण को हम जोड़ते हैं, तो यहाँ से क्या होगा, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर 4x माइनस में y प्लस में 2x प्लस में y बराबर 90 प्लस 60। और देखिए y से y कट गया, 6x बराबर कितना हो गया 150। तो 15 छक्का कितना हो जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा 3 दूनी 3 × 5 = 15, 25 25 छक 150, यानी x बराबर में आपका 25 है। जब x बराबर 25 आ गया तो y बराबर कितना हो जाएगा 25 दूनी 50। यहाँ पर हम कितना लेंगे 25 दूनी 50 प्लस में y बराबर में 60, तो y बराबर कितना हो जाएगा मेरा 10। तो y बराबर कितना हो गया 10। तब यहाँ पर x और y का मान रखेंगे, तो x का मान कितना दिया है यहाँ पर हमारा 25 है,
प्लस में अब y का मान कितना दिया है 10, तो 10 दूनी यहाँ पर 20 हो जाएगा, यानी हमारा टोटल कितना हो गया 45। तो कॉट 45 का मान कितना होता है 1 होता है। यही हमारा आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसी क्वेश्चन को बंद हो गई, देखिए दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूं कि जो सोल्यूशन है सिर्फ आपको देखने के लिए है। अगर आप एक्चुअल में इसको बनाना चाहते हैं तो कहाँ से बनता है, डायरेक्ट आप यहाँ से देखते हैं कि 4x माइनस में y का वैल्यू यहाँ पर 90 डिग्री आ रहा है और यहाँ पर 2x प्लस में y का मान जो है मेरा कितना 60 डिग्री आ रहा है। आप देख रहे हैं कि अगर इनको हम दोनों को जोड़ रहे हैं तो एक y से y कट जाएगा। जब y से y कट जाएगा डायरेक्ट कितना आएगा हमारा 6x आएगा। जब 6x इधर आएगा और 90 और 6 कितना 90 60 कितना होगा 150, 6x और 150, तो x का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर 25, और 25 का मान अगर हम इसमें रखते हैं तो 25 दूनी 50 और y के मान भी 10 आ गया। देखिए यार, इतना लिखने की कोई ज़रूरतें नहीं है। इतना हम लिखे हैं, क्या एक्चुअल में इतना लिखने का कोई ज़रूरत है? इसका मतलब कुछ बनता है? कुछ नहीं बनता है। सिर्फ हमें राइट आंसर चाहिए, वहाँ पर एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं चाहिए। आप आंसर कहाँ से लाएं, किस प्रकार से लाएं, वहाँ पर कुछ मतलब नहीं है। सिर्फ हमारा राइट आंसर होना चाहिए कि जो आप क्लिक कर रहे हैं वो जो ऑप्शन है हमारा सही होना चाहिए। तो एक्चुअल में देख लीजिए आप कितना लाइन का क्वेश्चन है और कितना टाइम लेने वाला ये क्वेश्चन है। तो उम्मीद करते हैं आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, शॉर्ट से भी और लॉन्ग से भी। तो आइए हम लोग अगले सवाल को देखते हैं। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि टावर के शीर्ष पर बना हुआ जो 60 डिग्री का उन्नयन कोण है टावर के निचले सिरे से 80 मीटर की दूरी पर है, तो टावर की ऊंचाई कितना होगा? उन्नयन कोण आप जानते हैं कि हमेशा नीचे से ऊपर की ओर बनता है। यदि हम नीचे से ऊपर की ओर किसी भी चीज़ को देख रहे हैं तो हमारा उन्नयन कोण होगा, और ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे तो हमारा अवनमन कोण होगा। तो यहाँ पर बोल रहा है कि टावर जो है टावर हमारा ऊंचाई h है, और टावर के पाद बिंदु से यहाँ पर कितना डिस्टेंस दिया है 80 मीटर दिया है, और उन्नयन कोण कितना बन रहा है 60 का बन रहा है। तो ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक, ये जो हमारा 30 हो जाएगा, तो आप जानते हैं कि 30 के सामने कितना होता है हमारा 1 होता है, 60 के सामने कितना हो जाएगा √3 होता है। तो 1 मतलब क्या है, 1 रेशियो का मान यहाँ पर कितना दिया टोटल 80 दिया है, तो √3 रेशियो का मान कितना हो जाएगा रूट में 3 गुना में 80, यानी 80√3 हमारा जो टावर का हाइट है 80√3 हो जाएगा। इस क्वेश्चन को बनाने में कितना टाइम लगा? बिल्कुल टाइम नहीं लगा, क्योंकि हमारा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तब इस प्रकार से बनाना, ये कोई ट्रिक नहीं है, ये कोई ट्रिक नहीं है, ये एक मेथड है, एक थ्योरी है जो आपको सोल्व करिएगा तो आपको आगे मिलेगा। जो यहाँ पर 30 है और 60 है, जो यहाँ पर हम कितना बोले 30 के सामने 1 बोले, जब 30 के सामने 1 है तो 60 के सामने √3 होता है। अब इसी प्रकार अगर यहाँ पर कोण 45 और 45 दिया होता, अगर 45 के सामने 1 है तो इस 45 के सामने भी 1 होगा। तो ये आपको एक बनाने का मेथड है, ये कोई ट्रिक नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आपका बेसिक मेथड तो हाईवे किया है, बेसिक मेथड से जानते हैं। यहाँ पर मानिए थीटा दिया है, तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू कितना दिया है 60 डिग्री, तो यहाँ पर tan थीटा लेंगे तो tan थीटा बराबर कितना होता है लंब बटा में आधार। तो tan थीटा का मान कितना दिया है यहाँ पर 60 है, तो tan थीटा के वैल्यू जब 60 होता है तो tan 60 का मान कितना होता है √3 होता है, √3। और परपेंडुलम कितना दिया है, लंब यहाँ पर हमें नहीं दिया है, h दिया है, और बेस कितना दिया है 80 दिया है, तो यहाँ पर h बराबर कितना हो जाएगा 80√3। वही बात हुआ। उम्मीद करते हैं कि आपको जो सवाल है क्वेश्चन है समझ में आ गया होगा। तो आइए हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो हम लोग आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो सेशन है आप लोगों को अच्छा लगेगा। देखिए ये जो सवाल है sin 5 थीटा बराबर cos 50 माइनस में 3 थीटा, तो थीटा का मान बताएं। तो यहाँ पर ये आपके होमवर्क है, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है, आंसर इसका कितना होगा। और आप शेयर को, अब जो सेशन है सेशन को जरूर शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास पहुँचे, और जो सेशन है हम लोगों का इसी तरह हम लोग रेगुलर बनाए रखेंगे। तो चलिए धन्यवाद, सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं।